दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 8, जिसमें हम मुगल कालीन भारत में बाबर, हुमायूं और अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो टीजीटी पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, एलटी ग्रेड, नेट जेआरएफ इतिहास आदि के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है मुगल कालीन भारत से संबंधित प्रश्नों का, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश कहाँ से जोड़ा था? तो उत्तर है दोस्तों, मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो बाबर था उसने अपना वंश पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खां से जोड़ा था। और फरवरी 1483 में परगना में एक छोटे से राज्य में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। वो पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश पिता की तरफ से तैमूर वंश और माता के वंश से चंगेज खां से जोड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, खानजादा बेगम किसकी बहन थी? तो उत्तर है खानजादा बेगम बाबर की बहन थी और खानजादा बेगम तैमूर राजकुमारी थी। वो उमर शेख मिर्जा की बड़ी पुत्री थी और ये बाबर की बड़ी बहन थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बाबर की माता थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है बाबर की माता थी कुतलुग निगार खानम। दोस्तों जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म आप जानते हैं 1483 में फरगना में हुआ था। उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सही उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध सन 1526 में हुआ था। दोस्तों डेट याद रखिए, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपे खाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था और इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हो गई थी और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया था। कुछ और प्रश्न देखिए। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। दोस्तों बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था और इस युद्ध में बाबर की सफलता का सबसे मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था। और इस तोपखाने का नेतृत्व याद रखिएगा उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था। दोस्तों इस विजय के बाद बाबर ने हुमायूं और अन्य अधिकारियों को पुरस्कार स्वरूप धनराशि और जागीरें प्रदान की और बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि भी दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? तो उत्तर है बाबर को। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया था। ये भूभाग कहाँ पर फैला हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों, ये भूभाग दिल्ली से आगरा तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर है पानीपत के प्रथम युद्ध में जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें पहली बार तोप खाने का जो है प्रयोग किया गया था। और दोस्तों एक प्रश्न और कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय का एक प्रमुख कारण उसके तोपखाना या उसका विशाल तोपखाना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह सूरी ने मुगलों की ओर से भाग लिया था? देखिए ऑप्शन है पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के द्वितीय युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, इनमें से किसी में भी नहीं। शेर शाह सूरी ने मुगलों की ओर से युद्ध में भाग नहीं लिया था। शेर शाह ने सबसे पहले मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 लड़ा था और उसमें उसने मुगलों की ओर से भाग लिया था। तो ये जो ऊपर के वर्णित युद्ध हैं देखिए,
पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध, इसमें उसने मुगलों की तरफ से भाग नहीं लिया था। तो सबसे पहले मेदिनी राय के विरुद्ध चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से शेरशाह ने भाग लिया था, लेकिन खानवा के बाद बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण करके 1528 में उसे पराजित कर दिया। चंदेरी व्यापार और राजनीति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था और चंदेरी की लूट में उसे अपार धन की प्राप्ति हुई थी और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से लड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबर ने राणा सांगा को किस युद्ध में पराजित किया था? तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबर ने राणा सांगा को किसमें? खानवा के युद्ध में पराजित किया था। खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ था। दोस्तों खानवा के युद्ध में विजय मिलने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ के किस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, राणा सांगा को हराया था बाबर ने खानवा के युद्ध में। अगला प्रश्न है, बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो सही उत्तर है बाबर। दोस्तों बाबर जो है ये प्रथम मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और अपने पिता की मृत्यु के बाद वह 12 वर्ष की अल्पायु में 1495 में फरगना के सिंहासन पर बैठा था और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाहों में किसका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? तो ये बाबर का नाम था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध ये दोस्तों 1526 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में, याद रखिएगा 1527 में खानवा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में और कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। अगला प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध है। दोस्तों पानीपत का युद्ध देखिए, सबसे पहले पानीपत का युद्ध है 1526 में। उसके अलावा खानवा का युद्ध देखिए 1527 में लड़ा गया था और देखिए घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में लड़ा गया था दोस्तों। और चंदेरी का युद्ध आप जानते हैं, चंदेरी का युद्ध जो था ये 1528 में लड़ा गया था। तो इस आधार पर आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं 2, 1, 4 और 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। याद रखिएगा खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर है ये था दोस्तों खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने दोस्तों राणा सांगा को हराया था और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, तमगा नामक कर हटा दिया और जिहाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो याद रखिएगा ये खानवा का युद्ध था। अगला प्रश्न है, बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को क्या कहा जाता है? तो ये खानवा का युद्ध था जो 1527 ईस्वी में 17 मार्च को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है चगताई तुर्क शासन भारत में मुगल शासन के नाम से जाना जाता है। मुगल वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे और इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, जिसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर को कहाँ पर दफनाया गया था? तो सही उत्तर है बाबर को
काबुल में दफनाया गया है और उसकी मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में शेर शाह के शासनकाल में उसकी अस्थियों को उसकी विधवा पत्नी मुबारक यूसुफ जई काबुल ले गई, जहां उसे एक उद्यान में दफना दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाकर दफनाया गया? तो सही उत्तर है काबुल में। तो सही उत्तर, बाबर को पहले तो आगरा में दफनाया गया था, बाद में काबुल में दफनाया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध देखिए 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में और खानवा का युद्ध आप जानते हैं 1527 ईस्वी में। तो इस आधार पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? आपको बताना है कि बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य जो दक्षिण भारत में था उसका शासक कौन था? तो सही उत्तर है कृष्णदेव राय। दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय थे और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा है। अगला प्रश्न देखिए, अब आइए हुमायूं से, जो हुमायूं बाबर का पुत्र था और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष और संबंधित घटना से जुड़ा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 1540 कन्नौज का युद्ध, ये सही है दोस्तों। 1539 चौसा का युद्ध, ये भी सही है। 1531 दादर का युद्ध, ये सही नहीं है। और 1535 चित्तौड़ का पतन, ये सही है। दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध, दौराह या देवरा का युद्ध 1532 में लड़ा गया था, चौसा युद्ध 1539 में, बिलग्राम युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 है। तो दादर का युद्ध, दौराह, देवरा, दौहरिया का युद्ध 1532 में लड़ा गया था, न कि 1531 में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और हुमायूं के मकबरे का निर्माण दीन पनाह में हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम द्वारा 1564 में करवाया गया और इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास, जो कि ईरानी वास्तुकार था, उसने तैयार किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? तो सही उत्तर है, हुमायूं ने शेर खान यानी शेर शाह के विरुद्ध निर्णायक युद्ध बिलग्राम या कन्नौज के निकट लड़ा था और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर खां के मध्य निर्णायक हुआ था। ये 1540 में लड़ा गया था। दोस्तों, हुमायूं पराजित हुआ और वहाँ से भागकर आगरा गया, फिर वहाँ से लाहौर चला गया। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगलों से उत्तर भारत की राजसत्ता छीन ली थी। अगला प्रश्न है, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था? तो सही उत्तर है, शेर शाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा और इस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी और इसमें हुमायूं ने अपने शासनकाल में कई युद्धों में भाग लिया, जिसमें देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद के युद्ध शामिल हैं। अगला प्रश्न है देखिए, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन इतिहासकार स्टैनली लेनपूल का है, जो कहा कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्त हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूं ने 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार किया था, तो किसको हराकर? सही उत्तर है सिकंदर शाह को हराकर। दोस्तों, हुमायूं ने दिल्ली में पुनः अधिकार कर लिया था। हुमायूं और बैरम खां के नेतृत्व में 22 जून 1555 को मुगलों और अफगानों के बीच सरहिंद नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना का नेतृत्व सिकंदर शाह सूर ने किया था और सरहिंद के युद्ध में पराजय के साथ ही भारत में अफगानों की सत्ता का
अंत हो गया था। दोस्तों, हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया और अपने पिता की इच्छानुसार उसने अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर, कामरान को काबुल और कंधार का प्रांत दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा था? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मुगल शासक जो 2 बार गद्दी पर बैठा वो हुमायूं था। तो देखिए, दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 को किया था, अफगान शासक सिकंदर शाह को हराकर। अगला प्रश्न है, हुमायूं को आश्रय देने वाला साफाविद शासक कौन था? ये आपको बताना है। तो सही उत्तर है शाह तहमास्प प्रथम। दोस्तों, शाह तहमास्प प्रथम जो था ये हुमायूं को आश्रय देने वाला शासक था। 1543 में हुमायूं ईरान पहुंचा और ईरान के शाह तहमास्प ने, जो कि सफाविद वंश का दूसरा शासक था, इसने सम्मानपूर्वक उसका स्वागत किया। शाह जो था तहमास्प शिया मत का था। शाह तहमास्प और हुमायूं में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार शाह तहमास्प हुमायूं को सहायता देने का वचन दिया और इस सहायता के लिए हुमायूं ने शाह को कांधार प्रांत प्रदान करने और उसकी भतीजी से विवाह करने का वचन दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ख्वांदा मीर। दोस्तों, ख्वांदा मीर जो था इसको हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि दी थी। दोस्तों, ख्वांदा मीर की हुमायूंनामा, जिसे कानूने हुमायूनी भी कहा जाता है, उसके लेखक ख्वांदा मीर को हुमायूं ने अमीर ए अखबार या श्रेष्ठ इतिहासकार की उपाधि से नवाजा था। हुमायूं के बाद अब आइए देखते हैं उसके पुत्र अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए, पहला प्रश्न है, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सही उत्तर है अब्दुल्ला खान उज़्बेक। दोस्तों, 1562 में मालवा का सूबेदार मुल्ला पीर मोहम्मद था और दक्षिण भारत के शासकों की सहायता लेकर बाज बहादुर ने मालवा पर आक्रमण किया। पीर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मालवा पर पुनः बाज बहादुर का अधिकार हो गया, लेकिन अकबर ने अब्दुल्ला खान उज़्बेक के नेतृत्व में एक मुगल सेना मालवा को जीतने के लिए भेजा, जिसने बाज बहादुर को परास्त करके मालवा को अपने अधीन कर लिया था। तो सही उत्तर है अकबर के समय मालवा विजय के लिए अब्दुल्ला खान उज़्बेक उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था और वह अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर वर्ष यात्रा पर जाता था। किस वर्ष से उसने प्रतिवर्ष अजमेर दरगाह की तीर्थ यात्रा पर पैदल जाना बंद किया? तो सही उत्तर है 1579 में। दोस्तों, 1236 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में मृत्यु हुई और शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं सदी के उत्तरार्ध में बनवाया और मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आया था और महमूद खिलजी ने 1455 ईस्वी में कब्र के चारों ओर बुलंद दरवाज़ा बनवाया। अकबर का चिश्ती संतों के प्रति गहरा सम्मान था। वो हर वर्ष दरगाह पर यात्रा पर जाता था। दरगाह की पहली जियारत अकबर ने जनवरी 1562 में की और आखिरी बार वहां 1579 में गया और उसने दरगाह की 2 बार पैदल यात्रा भी संपन्न की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए मारने या देश निकालने का आदेश दिया था? तो ये था वर्ष 1580। दोस्तों, 1580 में क्या हुआ कि अकबर ने बड़ी संख्या में काजियों को अशांति फैलाने, विद्रोह भड़काने के लिए देश निकाले का आदेश दिया और इस वर्ष पूर्वी भारत में विद्रोह हुआ, जिसका कारण जागीरदारों को दाग व्यवस्था और सख्ती से पालन कराना था और इस असंतोष को कुछ काजियों और उलेमाओं ने हवा दी, जो कि अकबर के उदार विचारों से प्रसन्न नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अकबर के काल में मदरसे में पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम को संशोधित किया था? तो सही उत्तर है फतुल्लाह शिराजी। दोस्तों, मीर फतुल्लाह शिराजी के सुझाव पर अकबर ने मदरसे में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में संशोधन किया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन देखिए, थॉमस स्टीफेंस, राल्फ फिच, कैप्टन हॉकिंस या जॉन मिल्डन हल। तो सही उत्तर है दोस्तों, पश्चिमी भारत आने वाला पहला अंग्रेज थॉमस स्टीफेंस था।
ये एक अंग्रेज जेसुइट पुजारी, मिशनरी लेखक और भाषाविद था। अगला प्रश्न है, अकबर के समय में गोंडवाना अभियान का नायक कौन था? तो सही उत्तर है ये आसफ खां। अकबर के समय गोंडवाना अभियान का नायक आसफ खां था। और गोंडवाना का हिंदू राज्य वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक फैला हुआ था। वहाँ का शासक वीर नारायण था, लेकिन उसके वयस्क हो जाने के बाद भी उसकी माता दुर्गावती उसके संरक्षक के रूप में देखभाल कर रही थी। और अकबर ने आसफ खां को गोंडवाना की विजय के लिए नियुक्त किया। रानी दुर्गावती ने मुगलों की विशाल सेना का मुकाबला किया। वीर नारायण के घायल हो जाने के कारण युद्ध से हटना पड़ा, लेकिन रानी दुर्गावती भी तीरों से घायल हो गईं और उसने वहीं पर अपनी छाती में कटार भोंककर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में कौन सा कथन सही नहीं है? उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है, तो ये कथन सही नहीं है। बादशाह शरीयत को बदल सकता है, सही है। बादशाह उलेमा से ऊपर है, सही है। और बादशाह राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है। दोस्तों, अकबर के समय शेख मुबारक द्वारा जारी राजाज्ञा में बादशाह को शरीयत को बदलने का अधिकार था। बादशाह का पद उलेमा से ऊंचा था और बादशाह को राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख बताया गया था। इसलिए विकल्प ए की जो कथन उलेमा राज्य का आध्यात्मिक प्रमुख है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1574, तीर्थ यात्रा कर का बंद किया जाना 1563 और हल्दी घाटी युद्ध 1576। तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई थी, 1574 में नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो सही उत्तर है बख्तुन्निसा बेगम। बख्तुन्निसा बेगम को अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। 1581 में अकबर ने काबुल पर धावा बोला और उसे अपनी बहन बख्तुन्निसा बेगम, जो ख्वाजा हसन की पत्नी थी, उसको दे दिया। लेकिन राजनीतिक प्रयोजन से हाकिम मिर्जा को पुनः कार्यभार सौंप दिया गया। यद्यपि कि सारी राज्याज्ञाएं सुल्तान की बहन के नाम से ही जारी की जाती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था? आपको बताना है। ऑप्शन है राल्फ फिच, सर थॉमस रो, थॉमस एडवर्ड और जॉन मिल्डन हॉल। तो सही उत्तर है दोस्तों जॉन मिल्डन हॉल। 1599 से 1606 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री स्थल मार्ग से भारत में मुगल सम्राट के शासनकाल में भारत आया और इसने सर्वप्रथम अकबर से गुजरात में व्यापार करने का फरमान प्राप्त किया था। थॉमस एडवर्ड जो था, उसके अधीन सूरत में व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई थी। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत आया था और 1616 में अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के पुत्र शाहजादा मुराद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो सही उत्तर है अधिक मद्यपान से। अकबर के पुत्र शाहजादा मुरादा की मृत्यु अत्यधिक मद्यपान से हुई थी। अकबर के 3 पुत्रों में 2 पुत्रों मुराद और दानियाल की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर है 1576 ईस्वी में। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था और हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था और मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोंगुडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा और राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें राणा पराजित हुआ और उसे अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में किसके बीच हुई थी? तो सही उत्तर है मेवाड़ और मुगलों के बीच। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? तो सही उत्तर है दोस्तों बदायूनी। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का कटु आलोचक था और उसने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में अकबर के धार्मिक नीति की कटु आलोचना की है और अबुल फजल को अकबर का चापलूस बताया है।
बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु बताते हुए उसके इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? तो आप जानते हैं बदायूनी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो याद रखिएगा सन 1564 ईस्वी में। दोस्तों, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था में बादशाह का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और दोस्तों उसने उसकी नीति उदार थी और हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाने का जो है निश्चय किया और अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत 1562 में उसने दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, बार बार पूछा गया है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो सही उत्तर है अकबर में सन 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम से सजाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर मालवा जो है, मालवा, गुजरात, कश्मीर, हल्दी घाटी, सिंध और असीरगढ़। इसमें आपको बता दें कि मालवा का अभियान 1561 में, गुजरात का अभियान 1572-73 में, हल्दी घाटी आप जानते हैं 1576 में, कश्मीर अभियान 1585-86 में, सिंध अभियान 1591 में और असीरगढ़ अभियान 1601 में है। दोस्तों, अकबर ने 1569 में रणथंभौर किले की विजय की और 1570 में मारवाड़ विजय की थी और गोंडवाना पर 1564 में अकबर का अधिकार हो गया था। तो इस तरह से जो ये युद्ध हैं जिनका कालक्रम हमने देखा, 1, 2, 4, 3, 5, 6 जो है इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हल्दी घाटी का युद्ध। दोस्तों, हल्दी घाटी युद्ध अकबर की राजनीतिक नीति से संबंधित है, जबकि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाना की स्थापना और दीन ए इलाही उसकी धार्मिक नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? तो सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है दोस्तों, यहाँ पर अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी, इबादत खाना का निर्माण दोस्तों, इबादत खाना का निर्माण 1575 ईस्वी, जजिया कर की समाप्ति इसने 1564 में की थी, आप जानते हैं, इस डेट को याद रख लीजिए, और दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए निम्नलिखित इतिहासकारों में किसके अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था? देखिए, आपको बताना है कि किस इतिहासकार के अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था। तो सही उत्तर है अब्दुल कादिर बदायूनी। दोस्तों, अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार दीन ए इलाही एक धर्म था। दोस्तों, दीन ए इलाही जो है एक नवीन संप्रदाय था। इसको धर्म की संज्ञा देने वाला प्रथम इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी है और हिंदुओं में दोस्तों केवल बीरबल ने ही दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? आपको बताना है। विवाह संबंध, धार्मिक सहिष्णुता, उच्च पद प्रदान करना और जीते हुए प्रदेश वापस करना। तो सही उत्तर है दोस्तों जीते हुए प्रदेश वापस करना। ये नीति राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए अकबर ने नहीं अपनाया था, जबकि अकबर की राजपूत नीति का उद्देश्य साम्राज्य के स्थायित्व के लिए था। वो राजपूतों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, धार्मिक सहिष्णुता की नीति की और राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है, अकबर के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाने वाला पहला कबीला कौन था? सही उत्तर है दोस्तों अकबर के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला कबीला जो है ये कछवाहा था और अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले कछवाहे पहले थे और भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी पुत्री हरखा भाई जो कि जोधा भाई है उसका विवाह अकबर से करके उसके साथ अपनी संधि को सुदृढ़ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महजर जारी करने का वर्ष क्या था?
तो सही उत्तर है 1579 ईस्वी। दोस्तों, बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा और विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण किया और इबादत खाना में बादशाह की अध्यक्षता में सैयद, शेख, उलेमा धार्मिक चर्चा करते थे। और 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। और देखिए, सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में उसने महजरनामा जारी करवाया और जिसने उसे धर्म के मामलों में सर्वोच्च बना दिया। यह महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। इस पर 5 उलेमाओं या इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे और महजर को स्मुथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। महजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? तो ये अकबर था। और अगला प्रश्न है, 1579 में महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेख मुबारक ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी के इबादत खाना को गैर मुस्लिम विद्वानों के लिए कब खोला था? तो उत्तर है दोस्तों 1578 में अकबर ने इबादत खाना को सभी धर्मों के धर्मावलंबियों के लिए खोल दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में किसने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर है अकबर। अकबर ने अमीरुल मोमिनीन की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, 2 सितंबर 1579 को शेख अब्दुल नबी काजी जलालुद्दीन, शेख मुबारक अब्दुल्ला सुल्तानपुरी सरीखे कुछ उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया और इस फतवे में अकबर को इमाम आदिल, सुल्तानुल इस्लाम और अमीरुल मोमिनीन जिल्ले इलाह घोषित किया था। अगला प्रश्न है, देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, पीजीटी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अकबर ने सबसे पहले दक्षिण राज्यों के शासकों के पास संदेश भेजा कि उसकी अधीनता स्वीकार कर लें, लेकिन अन्य राजाओं ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, अहमदनगर में चांद बीबी का शासन था और 1601 में अकबर ने असीरगढ़ के किले को जीता था। ये उसका अंतिम आक्रमण था और असीरगढ़ के बारे में कहा जाता है कि इस किले को अकबर ने सोने की कुंजियों से खोला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना कब की थी? तो सही उत्तर है 1575 ईस्वी में। अकबर ने मनसब प्रणाली की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। दोस्तों, मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद होता है और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से होता है जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त होती थी। दोस्तों, अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा का भी प्रचलन करवाया। सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार प्रस्तुत न कर सके। दोस्तों, अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। सैन्य विभाजन इस तरह का चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। तो मनसब प्रणाली की स्थापना अकबर द्वारा 1575 में किया गया था। अगला प्रश्न है, महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय कौन थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर के जो है जीवन की अंतिम विजय असीरगढ़ थी। और अकबर ने दोस्तों 1591 में शेख अबुल फजल के भाई फैजी को अपना दूत बनाकर खानदेश भेजा था और जिस पर खानदेश के शासक राजा अली खान ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन अकबर ने असीरगढ़ पर जो है 1601 में अधिकार किया था और यह मुगल सम्राट अकबर की अंतिम विजय थी। अगला प्रश्न है, 1580 से 81 में अकबर के सम्मुख सर्वाधिक बड़ा संकट क्या था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, 1580-81 में अकबर का सबसे बड़ा संकट असंतुष्ट अमीरों और अधिकारियों द्वारा अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम को अपना शासक घोषित करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन नहीं था? अबुल फजल, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या फिर लाहौरी? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है लाहौरी। अकबर के समकालीन इतिहासकारों में अबुल फजल, बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद हैं, जबकि लाहौरी अकबर का समकालीन नहीं था। दोस्तों, अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह शाहजहां का समकालीन था।
अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो सही उत्तर है जौनपुर में अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था और 1581 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अगला प्रश्न है हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी? तो सही उत्तर है हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम, और हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। दोस्तों अमरकोट में 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं और हमीदा बानो के हुमायूं पिता और हमीदा बानो बेगम थी और अकबर का जन्म इन्हीं से हुआ था। हुमायूं का जन्म माहम सुल्तान के गर्भ से हुआ था और कामरान और अस्करी का जन्म गुलरुख बेगम से और हिंदाल का जन्म दिलदार अगाची के गर्भ से हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों बुलंद दरवाज़ा अकबर की किस विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो सही उत्तर है गुजरात विजय। दोस्तों गुजरात विजय 1572-73 में अकबर ने किया था और एक वर्ग के इतिहासकारों का मानना है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी के फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा बुलंद दरवाज़ा, तो दोस्तों ये गुजरात विजय था और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किस लिए अकबर ने करवाया था? तो सही उत्तर है दोस्तों गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। दोस्तों देखिए गुजरात विजय के उपलक्ष्य पे उसने फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो सही उत्तर है शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म के समय। दोस्तों मुग़ल बादशाह जो है देखिए यहाँ पर देखिए 1568 में उत्तराधिकारी की प्राप्ति का आशीर्वाद लेने के लिए उसने सीकरी की यात्रा की और शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से 30 अगस्त 1569 को अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उसने सूफी संत सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था और शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है देखिए निम्नांकित में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो सही उत्तर है दोस्तों माहम अनगा। अकबर की धाय माँ थी माहम अनगा और ये मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी और इतिहासकारों ने इस काल को यानी 1560 से 1564 को पर्दा शासन यानी स्त्री शासन भी कहा है। यही प्रश्न देखिए एक बार और पूछा है यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में कि कौन मुगल काल की एकमात्र महिला मंत्री थी? तो ये थी माहम अनगा जो कि अकबर की धाय माँ थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था? तो ये अकबर था। और मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों हेमू अथवा हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है ये मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक था। दोस्तों तत्कालीन स्रोतों के अनुसार हेमू वैश्य था और रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचता था। इस्लाम शाह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल शाह के समय से उसका सम्मान और पद बढ़ा। आदिल शाह ने उसकी सैनिक प्रतिभा से संतुष्ट होकर उसे अपना वजीर और सेनापति बनाया और आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था और 22 में सफलता प्राप्त की। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद उसने विक्रमादित्य के नाम से अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया और अकबर के शासनकाल में 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू का मुगलों से मुकाबला हुआ। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। बैरम खान ने उसका सिर काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो सही उत्तर है 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। अगला प्रश्न है अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना और अफगान सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध था जो मुगल सेना और अफगान सेना के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो सन तो आपको याद है कि 1556 में, लेकिन डेट दोस्तों 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है?
किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है? तो सही उत्तर है जो है हिस्टोरियन कर्नल टाड। कर्नल टाड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा है। दोस्तों, कर्नल टाड ने उदय सिंह के बारे में कहा है कि मेवाड़ के लिए यह कितना अच्छा होता कि वहाँ का इतिहास अपने राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम भी अंकित न करता, और इसलिए जो है अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? बीरबल, रहीम, बैजू बावरा या फिर टोडरमल? तो सही उत्तर है बैजू बावरा। दोस्तों, बैजू बावरा अकबर के समय का संगीतज्ञ था किंतु दरबार से संबंधित नहीं था। तानसेन जो है अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ था, और अबुल फजल के अनुसार पिछले 1000 वर्षों में भी भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ नहीं पैदा हुआ था। अगला प्रश्न है, राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने का अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर है मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली और अस्थायित्व प्रदान करना जो है ये मुगलों का राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति बनाने का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, चांद बीबी कहाँ की रानी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों, चांद बीबी बीजापुर की रानी थी। और ये देखिए, चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, और उनका विवाह बीजापुर के 5वें सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुआ था। 1580 में पति की मृत्यु हो जाने पर वह अपने नाबालिग बेटे इब्राहिम आदिल शाह दूती बीजापुर के 6वें सुल्तान की संरक्षिका बन गई थी, और 1584 में चांद बीबी बीजापुर से अपनी जन्मभूमि अहमदनगर चली आईं। 1595 में मुगल सेना ने अहमदनगर राज्य पर आक्रमण किया था, और ऐसे समय में चांद बीबी ने अहमदनगर की सेना का नेतृत्व किया और मुगल फौज से बहादुरी के साथ सफलतापूर्वक मोर्चा लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो सही उत्तर है कांधार। दोस्तों, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय कांधार विजय जो कि 1595 थी, और कांधार काबुल की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? तो सही उत्तर है अब्दुर रहीम या अब्दुर रहीम खान खाना, जिनको शार्ट में रहीम कहा जाता है। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में रहीम जो थे ये हिंदी के महत्वपूर्ण कवि थे, और दोस्तों अकबर का काल हिंदी का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, और अब्दुर रहीम का प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सत्सती जो कि दोहों का संग्रह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे धारण की दी थी? तो सही उत्तर है फरजंद की उपाधि जो है राजा मानसिंह को दी थी। जो मानसिंह थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। फरजंद जो है पुत्र कहा जाता है। फरजंद की उपाधि दोस्तों अकबर ने मानसिंह को दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है हरिविजय सूर्य। दोस्तों, हरिविजय सूर्य ही वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, और 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से बुलाया था। अगला प्रश्न है, अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? तो ये थे हरिविजय सूर्य। और अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि वह क्या था दोस्तों? उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था, और ऐसा भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था। वो अपनी धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए भी विख्यात था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनसबदार। देखिए, मनसबदारी प्रणाली या मनसबदार प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सही उत्तर है अकबर ने। मनसबदार जो है ये सैन्य पदाधिकारी के लिए प्रयोग होता था, और इस पूरी व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रथा की शुरुआत अकबर ने किया था। यही प्रश्न एक बार फिर से पूछा गया है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सही उत्तर है अकबर के द्वारा। और भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये जो उत्पत्ति तो अकबर के समय काल में हुई, लेकिन ये चंगेज खां की शासन व्यवस्था से इसको जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, देखिए भारत में मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति जो है वो चंगेज खां के शासन से जोड़ी जाती है।
अगला प्रश्न है राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो सही उत्तर है जब्ती। दोस्तों, टोडरमल भू राजस्व के जानकार थे और अकबर ने शासन के 24वें वर्ष यानी 1580 में आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली या टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। दोस्तों, उस समय टोडरमल अर्थ मंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था और इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अगला प्रश्न है दहसाला या 10 साल की दरें वर्ष कब घोषित की गई थी? तो सही उत्तर है दहसाला या 10 साल की दरें 1580 में। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों, 1580 में जो है दहसाला या जब्ती प्रणाली घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का जन्म 16वीं सदी के पूर्वार्ध में बांदा में राजपुर नामक स्थान पर हुआ था, राजापुर नामक स्थान पर, और ये अकबर के समकालीन थे। दोस्तों, सिखों के गुरु रामदास भी अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं सुलह कुल की अवधारणा जो है वो किस पर आधारित थी? तो सही उत्तर है वहदतुल वजूद के सिद्धांत पर सुलह कुल की धारणा जो है आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य जो आधार था वो सार्वभौमिक या सर्वधर्म समभाव था। अगला प्रश्न है वहदत उल वजूद की अवधारणा जिसे अकबर का समर्थन था उसका अभिप्राय क्या था? तो सही उत्तर है ईश्वर की एकता। दोस्तों, ईश्वर की एकता से मतलब ये है कि भगवान सर्वव्यापी है और सब में उसी की ही झलक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्न मुगल बादशाहों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान, जो हिंदुओं का तुलाभार समारोह था, इसको स्वीकार किया था? तो तुलादान को अकबर ने जो है सबसे पहले स्वीकार किया था और उसने व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रथाओं को मनाया। उसने झरोखा दर्शन और तुलादान की शुरुआत की और एक जैसा हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहारों को मनाया। उसने गाय का मांस खाना बंद कर दिया, 24 घंटे अपने महल में दीप प्रज्वलित करके रखा, शिकार पर जाना बंद कर दिया और पक्षियों की अनावश्यक हत्या रोकने की कोशिश की और सभी धर्मों का समान संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों, अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो सही उत्तर है दोस्तों अकबर ने। अकबर ने राम सीता की आकृति और रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे। तो दोस्तों, ये था मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित मुगल कालीन भारत में उसके संस्थापक बाबर के पुत्र हुमायूं और उसके पुत्र अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, इसके आगे हम जहांगीर, औरंगजेब, इन सब से संबंधित, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो में क्या संशोधन किया जाए, क्या और बदलाव किए जाए, उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।